अच्छा, अब इसमें थर्ड वेरिएंट है 23 का ही। तो आपने देखा था कि सेम एयर के वेरिएंट्स होते हैं तो उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज इस कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिल जाती है। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं कि क्या डिफरेंट है। अब देखो, पहला क्वेश्चन वही सेम दिया उन्होंने। स्केलर क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी है आपने। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डेंसिटी स्केलर है, क्योंकि मोमेंटम में तो डायरेक्शन होती है। एनर्जी स्केलर है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, अ ट्रेन इज ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, द ग्राफ शोज हाउ क्वांटिटी वाई वेरीज विद टाइम। और क्वांटिटी वाई, ठीक है। अच्छा, वाई का इन्होंने नाम नहीं बताया, वो कौन सी क्वांटिटी है। विच स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। हमें ग्राफ से ये पता चल रहा है कि वाई जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि इन्होंने ऑप्शंस में क्या लिखा है। द ट्रेन इज स्टेशनरी एंड वाई रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट स्टेशन। स्टेशनरी अगर होगी तो आपको डिस्टेंस तो नहीं पता चलेगा, या पता चल सकता है। हाँ, ये पता चल सकता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बस इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ये स्टॉप हो गई। द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट स्टेशन। अच्छा, अगर वो मूविंग होगी तो मूविंग की वजह से आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज तो आएगा, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ग्राफ। सो द ट्रेन इज स्टेशनरी एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और फिर फाइनल है, द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है। अच्छा, इसमें आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्रेन इज स्टेशनरी एंड वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट स्टेशन, ठीक है। ये वाली बात सही है, द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। अब क्योंकि इसमें मूविंग है तो मूविंग की वजह से उसमें चेंज आना चाहिए, लेकिन ग्राफ आपके पास स्ट्रेट जा रहा है। ट्रेन इज स्टेशनरी एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी भी, ठीक है, तो स्टेशनरी कैसे है ट्रेन, ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर स्पीड होती, वाई की जगह पर स्पीड होता, लेट सपोज, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेन इज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड फिर कैसे आएगी। तो इसलिए आपके पास वन और फोर स्टेटमेंट करेक्ट है, द ट्रेन इज मूविंग एंड वाई रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वन और फोर ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन बी, ठीक है। डिफरेंस आपको बता दिए कि टू और थ्री में क्या प्रॉब्लम है, कि अगर मूविंग है तो डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, और अगर स्टेशनरी है तब भी स्पीड को चेंज जो हो रही है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डायग्राम शोज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ है मूविंग ऑब्जेक्ट का, डिस्क्रिप्शन बतानी है कौन सी करेक्ट है, ठीक है। आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन शो करता है। तो यहाँ पर जो है वो पहले इंक्रीज हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है, यानी अब एक्सेलरेशन डिक्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। Question number four, the mass of the air hitting the blades of a wind turbine each second is 1.5 exponent 4 kg. इतना मास ऑफ एयर जो है वो हिट कर रहा है ब्लेड्स को। स्पीड ऑफ द एयर इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद विच लॉ गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द एयर हिटिंग द ब्लेड्स each second and the kinetic energy of the air
हिटिंग द ब्लेड्स ईच सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम दो चीजें आपने बतानी है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम यूज करें, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मास कितना है यहाँ पर, 1.5 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.2। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो है वो वॉल्यूम मिलेगा। राउंड ऑफ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की भी इसी तरह बात करें, मास स्पीड ठीक है, ये कैलकुलेशन आ रही है। सर जो आपने वॉल्यूम लिया वो आपने राउंड ऑफ किया? हाँ, राउंड ऑफ करके लिखा है क्योंकि उनके सारे आंसर्स भी राउंड ऑफ है। वैसे वो ओके। 12,500 आ रहा होगा, ठीक है, जी सर। उसको राउंड ऑफ कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनके पास वैल्यूज 13,000 है और 120,000, तो ऑप्शन बी। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पे, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट इतना कोई मुश्किल नहीं था। नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, दोबारा सर्कल की बात हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स नीडेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। तो फोर्स के बारे में बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अवे तो नहीं होती, गलत है। अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं होती। अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो सकती है, कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। और डी में नो फोर्स इज नीडेड, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस है। नंबर 6, a uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is not attached to pivot. Forces are then applied to the rod in four different ways. The weight of the rod can be ignored. Which diagram shows the rod in equilibrium? तो अब हमने ये बताना है कौन सी डायग्राम जो है वो इसमें से इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से रोटेशन ये है, दूसरी तरफ से रोटेशन उसके ऑपोजिट है, और दोनों की वैल्यूज भी सेम है, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, बी में प्रॉब्लम क्या है कि बी में रॉड ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब वो पिवट से ही अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों फोर्सेस जो है वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी वो। सी और डी में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की रोटेशन सेम है। ठीक है, और डी में प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और ये यहाँ से रोटेट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट चॉइस है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, 7, a car of mass 1200 kgs traveling along a straight horizontal road, which impulse is needed to accelerate the car from 5 to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फोर्स और टाइम तो है नहीं, तो इस वजह से हम फोर्स और टाइम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा इम्पल्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है।
impulse is equals to change in momentum is equals to, ठीक है, और एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 5। और इसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस देखो। सर 6000 आ रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। A mass of a mass bounces up and down on a steel spring. The diagram shows the mass and the spring at different points during the motion. At which point is the least energy in the gravitational potential store of the mass, and which point the most energy in the elastic store of the spring. तो किस आपको पॉइंट पर जो है वो लीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगा of the mass, and at which point is the most energy in the elastic store of the spring. तो इलास्टिक की फॉर्म में आपको एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी और उसके अलावा लीस्ट एनर्जी ग्रेविटेशनल की कहाँ मिलेगी, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब जब सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएगी बॉडी यहाँ पर, तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ये जब मूविंग डाउनवर्ड को शो कर रहा है, तो जब ये स्प्रिंग और ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करते हुए आएगा तो इसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी होगी बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम टॉप पर होती है, तो जितना आप नीचे आते जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और सबसे मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी, लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, अ बॉय यूजेस अ रोप टू पुल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अप अ स्लोप. The rope is parallel to the slope. The tension in the rope is constant and F. The object moves a distance d along the slope and rises through a height h. How much work is done by the boy? वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। स्लोप की एग्जांपल दी हुई है, बहुत सिंपल है। अभी लास्ट जो कर रहे थे वेरिएंट, उसमें भी उन्होंने डायग्राम बनाकर दी थी। सेम आप उसी पैटर्न को अगर फॉलो करो तो जब आपके पास स्लोप गिवन होगा, ठीक है, तो इस स्लोप की जो हाइट होगी वो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हेल्प करती है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो इक्वल है डी के, ठीक है। अब आपने बताना है वर्क डन किसके इक्वल होगा। तो वर्क डन बहुत सिंपल सी बात है, वो इक्वल होता है एफ इंटू डी के। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड करेगी, और डाउनवर्ड स्लाइड करने का मतलब है डी की डायरेक्शन में स्लाइड करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एफ इंटू डी, ठीक है। सर तो इस तरह के क्वेश्चंस में वो बेसिकली हमसे फॉर्मूला पूछ रहे होते हैं, है ना? बस आपने अपना वो चेक करना होता है कि वो वैल्यूज आपको कंडीशन क्या दे रहे हैं और उस पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो।
अब वो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछते तो डेफिनेटली फिर हम हाइट वाली पॉइंट पे जाते, क्योंकि मैक्सिमम हाइट आप जितना जाओगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो बस ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपने इसमें से देखनी होती हैं। ओके सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ माइक्रोवेव ओवन इज रेटेड एट 900 वॉट्स। तो बेसिकली पावर गिवन है इसकी, कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके बारे में वो आपने बताना है। अच्छा, ये पावर का यूनिट है और पावर अगेन इक्वल होती है एनर्जी ओवर टाइम के, या आप कह सकते हो वर्क डन ओवर टाइम के। ठीक है, तो 900 जूल्स आर ट्रांसफर्ड एवरी सेकेंड। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, वर्क डन का भी। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का होता है, वोल्ट्स वोल्टेज का होता है, ओम्स रेजिस्टेंस का होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स। और 11 वाला फिर से रिपीटेड है। ठीक है, लास्ट वेरिएंट में भी दिया था इन्होंने, तो आपने अगेन, बस उसमें उन्होंने डेंसिटी के लिए पूछा था। ठीक है, इसमें वो आपसे डेप्थ के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने डेप्थ के लिए आइडेंटिफाई करना है बस। तो फॉर्मूला अगेन सेम, रॉ जी एच। तो ये प्रेशर डिवाइडेड बाय इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो थर्मल शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अ सील्ड बॉटल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स एयर। Constant volume sealed bottle, and the air in the bottle is heated by the sun. What is the effect on the average speed of the air particles in the bottle? ठीक है, एवरेज स्पीड पे क्या इफेक्ट आया आपने ये बताना है, प्लस इन द बॉटल एंड दी एवरेज डिस्टेंस, और एवरेज डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा आपने ये बताना है। ठीक है, तो जब थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो अ, उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। और जब स्पीड भी इंक्रीज होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो उनका डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एयर पार्टिकल्स, अब क्योंकि बॉटल जो है वो सील्ड है। ठीक है, सील्ड बॉटल होने की वजह से अब आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उनका एवरेज डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को मतलब कोशिश तो करेंगे एक डिस्प्लेस करने की, लेकिन क्योंकि बॉटल का कैप जो है वो सील्ड है उसकी वजह से वो एडिशनल वॉल्यूम ले नहीं पाएंगे। और जब वो एडिशनल वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है उनकी सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एयर पार्टिकल वो सेम रहेगा। और इसकी लॉजिक यही होगी कि बॉटल जो है वो सील्ड है, तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर ही नहीं सकते। इसकी वजह से एवरेज डिस्टेंस भी जो होगा वो पार्टिकल्स का, मतलब वो चेंज होता रहेगा, जैसे कुछ पार्टिकल्स क्लोज कुछ दूर फिर शफल हो गए, लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। In an experiment to investigate the relation between the volume of a sample of air and its pressure, volume और pressure का experiment है, the volume of the sample is decreased and the pressure is measured continuously.
तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर जो है वो ठीक है। देखते हैं द कर्व एक्स ऑन द ग्राफ shows the result that would be expected for a fixed mass of air at constant temperature, और curve y shows that results that are obtained in the particular experiment. x वो रिजल्ट है जो आपको मिलना चाहिए, जो नॉर्मली होता भी है, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा अगर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है तो। और रिजल्ट जो आपको मिला है वो y का जो रिजल्ट बनाया इन्होंने ये आपको मिला है। तो अब आपने बताना है विच लॉ शोज टू पॉसिबल रीजंस व्हाई कर्व y इज डिफरेंट फ्रॉम कर्व x। ठीक है। अब इसमें चेंजेस जो हो सकती है, अब उन्होंने लिखा टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फिर प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। अच्छा, ऑप्शन ए बेसिकली इसमें कहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम पे तो इफेक्ट होता ही है फिर। मतलब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने लिखा है एयर लीक्स इनटू द कंटेनर एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। तो एयर लीक्स इनटू द कंटेनर, ठीक है, एयर लीक हो सकती है एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। और सेकंड में द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है। अब ये वाली पॉसिबिलिटीज जो है वो एयर लीक्स आउट द कंटेनर एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्योंकि वाई वाला ग्राफ देख रहे हो उसमें प्रेशर जो है वो एज कम्पेयर टू एक्स कम है। ठीक है। और उसके बाद वो एंड बिल्कुल सेम वैल्यू पर ही कर रहा है यहाँ पर आकर। तो उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी बहुत बस जो मिस्टेक हुई है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज तो हुआ, प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब दोनों चीजें डिक्रीज की तरफ से गई हैं। तो बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। और दूसरे एंड से देखें, एयर लीक्स इनटू द कंटेनर एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है। अगर एयर लीक्स इनटू द कंटेनर होगी तो वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगर आउट ऑफ द कंटेनर जाएगी तब आपके पास वो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन ये पॉसिबल नहीं है। एयर लीक्स आउट ऑफ द कंटेनर एज द वॉल्यूम इज डिक्रीज, ये हो सकता है क्योंकि जब एयर लीक करेगी आउट ऑफ द कंटेनर उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी। A student splashes water on her face. Here are three statements about the effect. तीन स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द वाटर यूजेस एनर्जी टू एवोपरेट। ठीक है, हो सकता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे जो एवोपरेट होने चाहिए पार्टिकल्स वो हो जाएंगे। प्लस द वाटर गेन्स एनर्जी फ्रॉम द स्टूडेंट, ये भी सही है। द फेस ऑफ द स्टूडेंट कूल्स, ये भी सही है। तीनों बातें पॉसिबल हैं, करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी, PQR, तीनों इफेक्ट्स हो सकते हैं। Four containers each contain waters. More water at the same temperature is added to each container, from which container does water now evaporate more slowly than it did before.
तो किस कंटेनर में सबसे स्लोली एवोपरेट करेगा? ए। ऑप्शन ए, ओके। ठीक है, तो 4 कंटेनर्स हैं और 4 कंटेनर्स में से वाटर ऐड किया सेम टेम्परेचर पे रहते हुए, और सेम टेम्परेचर पे रहते हुए फिर जो एवोपरेशन है वो किस शेप में ज्यादा स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू बाकी अदर ऑप्शंस के। अच्छा, आपने बताया ए, और ए का रीजन आप उसके सरफेस एरिया की वजह से ही कह रहे हो? सर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं करेगा जल्दी। हाँ, वो तो बी है, बी सबसे ज्यादा फास्ट एवोपरेट कर देगा, क्योंकि उसका बेस एरिया कम है और ऊपर से एरिया बहुत ओपन है, तो वो इजीली एवोपरेशन उसमें फास्ट होगी। लेकिन हमने स्लो वाले को देखना है, मतलब स्लो उसके कंपैरिजन में अगर आप पहले करो, उसके पहले वाले कंपैरिजन से, मतलब पहले जितना वाटर था उस वक्त, अब जैसे सी है लेट सपोज और ए है, बी में तो हमें पता है और डी में पता है। अच्छा, डी और ए में पता है क्या सिमिलैरिटीज हैं, कि इनकी शेप यूनिफॉर्म है। अगर इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड हो भी गया ना, तो वो यूनिफॉर्मली ही एवोपरेट होते रहेंगे, तो उनकी एवोपरेशन स्लो या फास्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनका शेप कैसा है, यूनिफॉर्म है। डी में भी यही है, मतलब उनका सरफेस एरिया चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उनको सेम ही एवोपरेशन मिलेगी। अब बी में अगर आप जाओगे, तो आप जितना ऊपर तक आ रहे हो बी में, आपको उतना बड़ा सरफेस एरिया मिल रहा है वाटर के लिए। ठीक है, और सी में आप जितना ऊपर तक आ रहे हो, आपका सरफेस एरिया उतना शॉर्ट होता जा रहा है वाटर के लिए। ठीक है, तो कहाँ से एवोपरेशन जो है वो और ज्यादा स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू देयर इनिशियल कंडीशन? अपने आप से कंपैरिजन है इसमें, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। सर इस हिसाब से तो फिर ए। सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी का तो सरफेस सर एरिया ऊपर आते आते कम हो गया। आप ऊपर देखो सरफेस एरिया कितना शॉर्ट है, और अगर जी सर। यहाँ तक होता तो सरफेस एरिया ग्रेटर होता। ए और डी में पता है क्या है, वो यूनिफॉर्म है, हाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एवोपरेशन में हमने पढ़ा था हाइट और डेप्थ का कोई फैक्टर नहीं होता। हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ओपन एरिया होता है उसका सरफेस एरिया, उसका इफेक्ट होता है। तो एरिया जो है वो चेंज जो है वो सी के लिए सबसे मतलब कम हो रहा है, उसका एरिया डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब उसकी एवोपरेशन फैक्टर के अकॉर्डिंगली इन डिक्रीज होनी चाहिए, स्लो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सी ओके ऑप्शन सर। इसमें करेक्ट होगा। तो आप हर कंटेनर को उसी के इनिशियल स्टेट से कंपेयर करके देखो। ए और डी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उनका सरफेस एरिया पहले भी वही था अभी भी वही है। बी और सी को इफेक्ट पड़ेगा, बी में फास्ट हो जाएगा क्योंकि उसका एरिया और ओपन मिल रहा है, सी का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर जाते जाते बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। और 16, a cupboard is placed in front of a heater. Air can move through a gap under the cupboard. Which law describes the temperature and the direction of movement of the air in the gap? तो गैप में जो एयर की मूवमेंट है वो बतानी है यहाँ पर। सो एयर टेम्परेचर, कूल कूल, वार्म वार्म, एयर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द हीटर टुवर्ड्स द हीटर। अब क्योंकि बॉटम है ना, तो बॉटम पे तो आपको पता है कि हाईली डेंस पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिनका टेम्परेचर लेस होगा वो मॉलिक्यूल्स आपको बॉटम में मिलेंगे। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर वाले होंगे वो तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एयर टेम्परेचर जिनका कम होगा वो डाउनवर्ड मिलेंगे आपको, और डाउनवर्ड के साथ वो टुवर्ड्स द हीटर मूव करेंगे। ठीक है, फिर वहां से क्योंकि कन्वेक्शन करंट बनेगा ना, इस तरह से कन्वेक्शन करंट बनेगा। तो ऑप्शन बी।
अच्छा, अब यहाँ से वेव का सेक्शन स्टार्ट है। सो 17 सेक्शन वेव। So question 17, light diffracts when it enters a telescope. This causes the image to blur slightly. The amount of diffraction depends on the diameter of the hole through which the light enters the telescope and the wavelength of the light. Which combination for diameter and wavelength will result in the sharpest image? It means less blur image. तो इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि डायमीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिस तरह आपने वो डायग्राम देखी ना कि जब हम वाटर वेव्स बनाते हैं तो उसमें नैरो अगर कर दे तो सेमी सर्कल हो जाती है, और अगर थोड़ा सा गैप ज्यादा हो तो वो स्फेरिकल टाइप, सॉरी, साइड से कर्व हो जाती है, विंड स्क्रीन टाइप शेप। तो किस कंडीशन में आपके पास जो है वो शार्पेस्ट इमेज मिलेगी? अच्छा, शार्पेस्ट इमेज आपको तब मिलेगी जब डायमीटर लार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब गैप ज्यादा रखा जाता है स्लिट्स का, तो उसमें आपको जो वाटर वेव्स मिल रही होती हैं वो बहुत कम बैंड होती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेट चली जाती हैं। और अगर आप इनका वेवलेंथ भी शॉर्ट कर दोगे तो ये तो इजीली पास हो जाएंगी सेंटर में से, ठीक है। तो डायमीटर लार्ज होना चाहिए क्योंकि टेलीस्कोप में तो सर्कल होता है तो डायमीटर काउंट करेंगे उसमें। और वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी होंगी तो अगेन वही है, डायफ्रैक्शन का रेट बढ़ जाएगा वहां पर। शॉर्ट होंगी तो इजीली इसमें से पास हो जाएंगी, बहुत कम डायफ्रैक्शन प्रोसेस के साथ। 18 वाला भी पार्ट इजी है। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। एस वेवलेंथ है क्रस्ट से क्रस्ट, और एम्पलीट्यूड जो है वो पी है। The diagram shows the effect of a prism on white light, or some light is reflected on striking the prism and some is refracted and dispersed to form a spectrum. What happens if monochromatic light is used instead of white light? तो अगर हम white light की जगह monochromatic light यूज करें, ठीक है, जिसकी सिंगल आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? उसमें कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं इसलिए वो डिस्पर्स हो जाती है, क्योंकि सब कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से डिस्पर्शन हो जाती है। अगर आप एक ही कलर यूज कर रहे होगे तो उसमें तो कोई डिस्पर्शन ही नहीं होगी, ठीक है, वो स्ट्रेट आपको एक ही पैटर्न दे देगी। जैसे लेजर लाइट की आप एग्जाम्पल ले लो। क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट incident on a plane mirror. The angle between the ray and mirror is 35 degree. The ray is reflected by mirror. What is the angle of reflection? Angle of reflection find out कर बी। भी, ओके, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आपको एंगल जो है वो सरफेस के साथ दिया है। हमें पता है कि नॉर्मल के साथ हमेशा मेजर करना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ से मेजर करोगे और वो होना चाहिए 55। और रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही मिलेगी आपको, सेम एंगल से 55। ऑप्शन बी। 21, a thin converging lens in a camera produces a real image on a photosensitive surface as shown.
एट विच पोजिशन इज द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने बना दिए, तो आपने बताना है कि टॉप जो होगी इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का टॉप यहाँ पर है, और कन्वर्जिंग में जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जो ये वाली रे है बेसिकली ये आ रही है यहाँ डाउनवर्ड, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि अपसाइड जो होगी वो फोकस से पास होकर डाउनवर्ड जाकर स्ट्राइक करती है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 22, light is traveling through air. It strikes a glass block at an angle of incidence 45 degree. The glass has a refractive index of 1.4. What is the angle of refraction of the light as it enters the glass? ठीक है, अभी वो ग्लास में एंटर होगा, इसका मतलब है रेयर टू डेंस। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n इज इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन r, और n की जगह पर भी 1.4 आ जाएगा, यानी r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 45 की जगह पर हम लिखेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। 30। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, विच रॉ गिव्स अप्रोप्रिएट सॉरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन कॉपर वाटर एंड एयर। अगेन वही सॉलिड लिक्विड गैस में स्पीड की बात की है। ठीक है, तो स्पीड सबसे हाईएस्ट होगी सॉलिड में, यानी कॉपर में 4500, फिर उससे कम वाटर, उससे कम लिक्विड। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये ग्रेटर देन वाटर है और ये ग्रेटर देन एयर है। एंड विच मेटल कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू हो गया और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा इसमें आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेटल जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा बाय अ मैग्नेट। तो वो सॉफ्ट आयरन या आयरन जो है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, बाकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्ट नहीं होते। 25, the diagram shows an electric circuit in which direction do free electrons flow around this circuit, and what quantity does the ammeter measure। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से मूव करेंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, यानी वो इस डायरेक्शन से जाएंगे, ये रोटेशन बन रही है इसकी। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या पूछ रहे हैं, एम मीटर। एम मीटर जो है वो करंट पास कर मेजर करता है, मतलब जितने भी चार्जेस पर यूनिट टाइम पास हो रहे हैं उनको मेजर करता है। तो डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज और चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एम मीटर करंट मेजर करता है, तो करंट की डेफिनेशन को टिक करना है हमने, वो ऑप्शन ए में लिखी हुई है, बी में नहीं। ठीक है,
which substances both contains large concentrations of free electrons? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि मेटल्स में होते हैं। जी। हाँ, तो मेटल आइडेंटिफाई करना है आपने, सिल्वर एंड गोल्ड। 27 है, रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ L melts and has to be replaced with a wire of same material and the same resistance. The only wire available has twice the diameter of the broken wire. डायमीटर डबल हो गया, बाकी सब चीजें सेम है। तो विच लेंथ ऑफ दिस वायर शुड बी यूज्ड? अच्छा, लेंथ आपको खुद बतानी है, रेजिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सा आइडिया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है डायमीटर, और डायमीटर से जब आप रेडियस में जाओगे तो वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। ठीक है, एक चीज तो ये है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ती है। जैसे अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखो, तो लेंथ बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो दोनों तरफ सेम होगी, यानी रेजिस्टेंस 1 इक्वल होनी चाहिए रेजिस्टेंस 2 के। और इनके फैक्टर्स बेसिकली, या हम ऐसे कर लेते हैं, हम रेजिस्टिविटी का फैक्टर ले लेते हैं। ये दोनों की रेजिस्टिविटी सेम आ रही है, तो R1A1/L1 इज इक्वल्स टू R2A2/L2। और इसमें जो है वो L2 फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेंथ का हमें पता नहीं है, एरिया के बारे में हमें पता है कि वो ट्वाइस किया है डायमीटर। और ट्वाइस डायमीटर करने का मतलब है कि जब आप एरिया लिखते हो तो वो इक्वल होता है 4 पाई r स्क्वायर के। तो आर का स्क्वायर करने का मतलब ये है कि 2 टाइम्स डायमीटर बढ़ा है तो आर भी 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एरिया आपके पास 4 टाइम्स चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो 4 टाइम्स हो गया एज कंपेयर टू एरिया ऑफ फर्स्ट वायर। अब सिंपल सी बात है, इस 4 को आपने कैंसिल आउट करना है कुछ भी करके। तो लेंथ को भी 4 टाइम्स अगर बढ़ा दें तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और रेजिस्टेंस दोबारा से दोनों साइड पर आपकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ को हमें 4 टाइम्स बढ़ाना है, तब जाके आपके पास फैक्टर्स दोबारा से सेम हो जाएंगे। सही है। ओके, अ टीचर विशेस टू शो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को शो करना है। She holds a rod and rub it with a cotton cloth. A copper rod, a glass rod, a plastic rod and a steel rod are available. ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, which two rods would be suitable to use? अब रॉड तो यहाँ पर यूज की है, लेकिन कौन सी रॉड जो होगी वो सूटेबल होगी? कॉपर बिल्कुल भी नहीं होगी, कंडक्टर है। ग्लास रॉड ठीक है, प्लास्टिक रॉड भी ठीक है, स्टील दोबारा से कंडक्टर की कैटेगरी में आ रही है तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें इंसुलेटर्स चाहिए, ग्लास और प्लास्टिक जो है वो बेस्ट चॉइस है। कोई भी यूज कर लें, दोनों इंसुलेटर्स हैं। ऑप्शन बी। 29, two resistors with resistance
R1 and R2 are used as potential divider. What is the relation between R1 and R2 and potential differences V1 and V2? अच्छा, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना अभी जो आप लिंक देख रहे हो, जितनी ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा जो है वो इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा ही इसका वोल्टेज भी चेंज होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आइडिया है। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी। द डायग्राम शोज LDR connected in a potential divider circuit. The brightness of the light falling on the LDR is increased. Which raw shows what happens to the resistance of the LDR, what happens to the reading on the voltmeter. तो बेसिकली जब ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, तो ब्राइटनेस बढ़ाने पे LDR पे क्या इफेक्ट होता है, ये आपने देखना है, ठीक है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने पर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, और इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इनवर्सली चलते हैं ये दोनों। इंटेंसिटी इंक्रीज की कर दी, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा LDR का। तो LDR का वोल्टेज कम हो गया, और वोल्ट मीटर भी इसी के साथ लगा है, तो इसकी रीडिंग भी कम हो जाएगी। सिंपल। तो ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि वोल्ट मीटर इस बार लगाया उन्होंने एक ही LDR के साथ है, वरना नॉर्मली वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। 31 है, सिंपल AC जनरेटर हैज अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंपल AC जनरेटर है, और वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। व्हाट हैपेंस टू द पीक EMF एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC आउटपुट व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड फास्टर। तो अब आपने बताना है कि इसमें क्या चेंज आएगा EMF में, जब आप इसे फास्ट रोटेट करोगे। तो जैसे ही आप फास्ट रोटेट करोगे, तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, और डेफिनेटली नंबर ऑफ रोटेशंस भी इंक्रीज हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। 32, a student passes, sorry, a current passes along a wire placed between the poles of a permanent magnet. The wire experiences a force due to the magnetic field. Magnetic field lines again आपको पता है नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेंगी। What will change the direction of this force? तो इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको कौन सा फैक्टर यूज करना पड़ेगा? करंट इंक्रीज करने से नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पता है। उससे फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज करने से कुछ भी नहीं होगा। रिवर्स करने से डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। एंड व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर? ट्रांसफॉर्मर को हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? चेंजिंग अ डायरेक्ट करंट इनटू ऑल्टरनेटिंग, ये पर्पस तो नहीं है। चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाँ ये है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होने के बाद आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है, वो इंड्यूस्ड EMF चेंज हो जाता है। ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस नहीं होती, स्विचिंग ऑफ द करंट इन द सर्किट, ये भी पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। ऑप्शन बी। अच्छा, यहाँ से अब अल्फा बीटा गैमा शुरू हो गई। हाँ, अब ये न्यूक्लियर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल by a thin gold foil provides evidence for the nuclear model of the atom. Two alpha particles of the same energy are incident on a nucleus of gold. ठीक है, दो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं सेम एनर्जी के, वो न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड पर स्ट्राइक कर रहे हैं। एंड विच डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ फॉलोड बाय द अल्फा पार्टिकल्स एज दे पास क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो आपने जो है वो करेक्ट पाथ आइडेंटिफाई करना है अल्फा का जब वो न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे। तो आपको याद होगा कि इसमें लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करके देख सकते हो आप, वरना डायरेक्ट नोट्स की हेल्प से आप देख सकते हो कि अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो एक चीज तो, बल्कि आपको ये पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो बी पैटर्न है ये तो गलत है, क्योंकि ये तो इसके राउंड हो गया बिल्कुल। और सी में जो है वो प्रॉब्लम ये है कि जो लाइन क्लोज गई है वो कम डिफ्लेक्ट हुई, जो लाइन दूर से जा रहा है, जो पार्टिकल दूर से जा रहा है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये गलत है। इसी तरह डी में भी यही प्रॉब्लम है। ए में सही है कि जो अल्फा पार्टिकल क्लोज था वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, जो दूर से जा रहा था वो कम डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि वहां पर फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो ऑप्शन ए। फिर से हाफ लाइफ का क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5700 years. Object containing carbon 14 has a count rate of 100 counts per minute when it is first formed. The graph shows how the count rate decreases over time. Which point on the graph correspond to a time 11,400 years after the formation of the object? ठीक है। तो सही। हाफ सी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने टॉप पे 100 लिखा हुआ है, 100 के बाद ये हाफ होकर आएगा 50 पर। ठीक है। 100 डिवाइडेड, अच्छा मैं यहाँ पे हाफ लाइफ लिख देता हूँ। 100 के बाद ये जाएगा 50 पर, 50 के बाद ये 25, और उसके बाद 12.5। अच्छा, इसमें अब जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है, इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। पहली हाफ लाइफ यहाँ पर होगी। ठीक है। दूसरी हाफ लाइफ यहाँ पर हो गई, और ये हो गई तीसरी हाफ लाइफ। और इसकी एक हाफ लाइफ का जो टाइम है वो 5700 ईयर्स है। तो 5700 ईयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 1710 आ रही है वैल्यू। और अगर आप 5700 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 11,400 तक दो हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। पहली हाफ लाइफ कंप्लीट होगी 5700 ईयर्स में, फिर इसको आप डबल कर दो, ये पहुंच जाएगी 1140 पे। फिर आप इसको और ऐड कर दो उसको, ये पहुंच जाएगी 17100 पे। तो इसका मतलब है दो हाफ लाइफ के बाद का जो टाइम होगा वो 11,400 होगा। और उसके लिए आपको जो मार्किंग करनी पड़ेगी वो कहाँ करनी पड़ेगी? अच्छा, इन्होंने बस 100 मार्क करके दिया है। तो 100 के बाद वो 50 पर आएगा, और फिर उसके बाद वो बहुत स्लो स्लो जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है। 50 के बाद जो इसका प्रोसेस होगा ना, वो बहुत स्लो हो जाएगा, वैल्यूज बहुत क्लोज आ जाएंगी। तो इसके हिसाब से जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि ए के बाद आप देखो काफी चेंज है, बी के बाद भी, लेकिन डी पर लाइन ऑलमोस्ट आकर जो है वो कांस्टेंट की तरफ जा रही है। ठीक है। तो आपके पास जो टाइम होगा, ये 0 है ना, तो ये 50 आ गया यहाँ पर मिड में, और ये हो जाएगा 25, ये पॉइंट होगा 75। ठीक है।
तो 2 हाफ लाइफ के बाद ये आ रहा है 25 पर। तो 25 का मतलब ये लाइन आप एक्सटेंड कर लो, ये आपको पास डी से टच होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। Why are beta particles deflected more strongly than alpha when they enter an electric field? क्योंकि बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और फास्ट मूविंग होते हैं, उनका मास कम होता है। ठीक है। तो लेस मास देन अल्फा, ऑप्शन ए। ठीक है। 37, which statement describe how nuclear energy is released in by fission in a nuclear power station? फिशन में क्या होता है कि स्प्लिट होता है, हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू अ लाइटर न्यूक्लियाई। ये भी सिंपल है, ऑप्शन बी। और 38 में उन्होंने कहा है कि द डायग्राम शोज अ स्टार एस एंड इनिशियल अरेंजमेंट ऑफ 3 planets एक्स वाई एंड जेड। और क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक्स वाई जेड 3 स्टार है, ईच प्लेनेट ऑर्बिट्स क्लॉकवाइज इन अ सर्कल अबाउट एस। द टाइम फॉर वन ऑर्बिट ऑफ वाई इज 3 times the time taken for one orbit of x, or the time taken for one orbit of z is twice the time taken for one orbit of y। ठीक है। Starting from the initial arrangement, which diagram shows the position of planets after x has made one complete orbit। तो जब x एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा तो y और z की क्या आपके पास अरेंजमेंट्स होंगी। उन्होंने आपको हिंट दी है कि द टाइम फॉर वन ऑर्बिट ऑफ y इज 3 times द टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट ऑफ x। तो वो 3 times ज्यादा है। ठीक है। तो टाइम फॉर वन ऑर्बिट ऑफ y इज 3 times द टाइम टेकन बाय ऑर्बिट x। इसी तरह से जो टाइम टेकन बाय z है वो 2 times है एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय x। तो इसके अकॉर्डिंगली फाइनल आपके पास जो पोजीशन है वो कौन सी होनी चाहिए। मतलब एक्स तो पूरा एक राउंड करके आ जाएगा। ठीक है। एक्स पूरा एक 360 कर लेगा। ठीक है। और वाई के लिए उन्होंने कहा है 3 times। 3 times का मतलब ये हुआ, ये आ रहा है 120। तो ये आपको 120 डिग्रीज के क्लोज मिलेगा। ठीक है। और इसी तरह से हम जेड के लिए चेक करें। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट ऑफ वाई। तो वाई ने तो 3 times ज्यादा लिया था एक्स से, ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय वाई। इसका मतलब है ये 6 times ज्यादा है एक्स से। क्योंकि वो वाई से 2 times है, वाई ऑलरेडी 3 times था, तो 2 into 3 जो है वो 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 टाइम एक्स से वो ज्यादा है टाइम उसका। तो 360 को डिवाइड 6 कर लेंगे, 60 डिग्रीज। ये आपको 60 डिग्रीज पे मिलेगा। इससे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कौन सी डायग्राम करेक्ट होगी। तो एक्स तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो सब में उन्होंने एक्स को सही बनाया, तो क्योंकि वो तो सबको पता है। अब 120 जो है वो रोटेशन ये इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ से, तो यहाँ से आप 120 वाई को रोटेट कर लो, और इसी तरह से 60 डिग्री आप उसको रोटेट करके देख लो। ये 90 हो जाएगा यहाँ तक।
ये 90 और इसके बाद ये 120 और इसका हाफ 60। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है, द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज अबाउट 4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो स्टार नियरेस्ट है सन के, वो अर्थ से 4 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। और 3 स्टेटमेंट्स है अबाउट दैट स्टार। अब हमने देखने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइट फ्रॉम द स्टार टेक्स अबाउट 4 ईयर्स टू रीच द अर्थ, ये तो सिंपल सही लाइन है। उसके बाद लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 4 ईयर्स टू ट्रेवल टू द स्टार एंड बैक टू द अर्थ, ये तो गलत है क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। स्टार इज आउटसाइड आर गैलेक्सी, ऐसी भी कोई स्टेटमेंट इससे क्लियर नहीं हो रही है आपको। तो सिंपल इसमें ओनली वन वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि लाइट ईयर से आपको सिर्फ यही चीज प्रिडिक्ट हो रही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, अ प्लेनेट ऑर्बिट्स अराउंड द सन with orbital speed capital T and the average radius of the orbit is small r. What is the average orbital speed of the planet? तो बस इसमें सिंपल आपने फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 πr/कैपिटल T। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी फाइनल आंसर। और ये अक्टूबर नवंबर का थर्ड वेरिएंट भी कंप्लीट हो गया।